हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। आज वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी में पाठ अंधेरी नगरी का भाग 2 पार्ट 2 लेकर आया हूं। भाग 1 हम लोगों ने पढ़ा है। भाग 1 में जो बातें हैं उसको एक रिकैप के अंतर्गत मैं दे रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनने से ये फायदा होगा कि पूरी की पूरी कहानी हमारे दिमाग में बैठ जाएगी और एग्जाम के समय परीक्षाओं में चूंकि हम पढ़ते हैं, ये अक्षर ज्ञान लेते हैं तो इसका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन परीक्षा होता है। और उस परीक्षा में जब हम अक्षर ज्ञान का मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन देते हैं, अपने विक्षक के अंतर्गत रह करके, अंडर में रह करके वहाँ पर हम, ताकि कहीं हिल डुल ना हो, किसी से पूछ ना सकें। अगर बहुत इच्छा भी होती है अपने मित्र से, दोस्त से, साथी से पूछने की, तो भी नहीं पूछ पाते हैं। विक्षक हैं, उनका डर है, कॉपी छीन लेंगे, तरह तरह की बातें होती हैं। वहाँ पर अपना ही सेंस आपका काम करता है। वैसी स्थिति में अगर पूरी कहानी को अगर हम सुनते हैं अच्छे तरह से, सही ढंग से, तो निसंदेह हमारा मार्क्स अच्छा से अच्छा आएगा। और यही कोशिश करना चाहिए छात्रों कि अपने जीवन में सदैव यह कोशिश रहे कि सदैव हम अग्रसर हों। जो भी कार्य हम करते हो, उस कार्य में अगर मुझे खुद संतुष्टि नहीं मिल रही है तो भला दुनिया को क्या संतुष्ट कर पाएंगे। इसलिए खुद को संतुष्टि चाहिए और खुद को संतुष्टि के लिए बस एक ही मंत्र है, वह है ध्यान। एक ही अस्त्र है, किसके पास? छात्र के पास, और वो है ध्यान। ध्यान से सुनिएगा। एक शुरू हो रही है ये कहानी। एक महंत जी हैं, अपने चेला के साथ, अपने शिष्य के साथ, जिनका नाम है गोवर्धन दास, उनके साथ वह भिक्षाटन करते हुए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर तक जाते हैं। उसी के अंतर्गत एक नए शहर में इन लोगों का प्रवेश होता है। शहर सुंदर सा लगा इन्हें, सजा धजा हुआ है शहर। और उस शहर में जैसे ही ये लोग प्रवेश किए हैं, प्रवेश करने के बाद वहाँ का रौनक देख करके छात्र और शिष्य और गुरु अर्थात महंत जी और गोवर्धन दास, यह दोनों ही आपस में बातें करते हैं कि यह नगर तो बड़ा सुंदर है, यहाँ के लोग निश्चय ही धनाढ्य होंगे। फिर एक जगह बैठा करके महंत जी को शिष्य जाता है भिक्षाटन के लिए और कुछ लाने के लिए, खाने पीने की चीज़ों को। वह जब बाजार में जाता है तो एक सब्जी वाले से, भाजी वाले से पूछता है कि भैया भाजी कैसे है? वह कहता है टके सिर। फिर गोवर्धन दास को 3.5 पैसे, 7 पैसे उन्हें मिले रहते हैं और उन पैसों में से 3.5 पैसे वो खर्च करके बहुत सारा भजिया और मिठाई लेकर के आता है। हलवाई के पास जब जाते हैं गोवर्धन दास, तो वहाँ पर पूछने पर उन्हें वहाँ पर भी मालूम चलता है कि सब मिठाई टके से। तब उन्होंने उनको एक युक्ति सूझी और उन्होंने एक छोटी सी कविता बना डाली, दोहा बना डाली। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। इस तरह से वह गोवर्धन दास जी एक दोहा बना करके अपने गुरुजी महंत जी को भी सुनाते हैं। जब महंत जी सुनते हैं तो यह मूल्यांकन करते हैं उस नगर के बारे में और अपने शिष्य से कहते हैं कि अपने शिष्य से कहते हैं कि शिष्य, इस नगर में रहना
बहुत ही मुश्किल है। अगर इस नगर में हम लोग अधिक देर तक रहेंगे तो हो सकता है उसका परिणाम दुष्परिणाम हो। परंतु शिष्य ने कहा कि मैं तो इसी नगर में रहूंगा। अब वह इस नगर में ही रह रहा है। यह पहला दृश्य है। कुल 3 दृश्य दिखाए गए, कुल 4 दृश्य हैं इस नाटक में। लेखक द्वारा यह जो नाटक लिखा गया है यह एक संकेत दे रहा है हमारे समाज की कुरीतियों को, कुव्यवस्थाओं को के तरफ। अब वहाँ पे शिष्य तो रह जाते हैं इस नगर में, परंतु गुरु वहाँ से चले जाते हैं। गुरु ये बात बोल करके महंत जी चले जाते हैं अपने शिष्य गोवर्धन दास को कि यदि किसी समय विकट परिस्थिति आ जाए तुम्हारे सामने तो याद करना, मैं आऊँगा। और यह वादा करके वो चले जाते हैं और गोवर्धन दास उसी नगर में रह जाते हैं। उनको सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं, मिठाइयाँ खाने के शौकीन हैं वो खूब मिठाइयाँ उड़ा रहे हैं और कुछ ही दिनों में मोटे हो गए। काम तो था नहीं उनके पास और सिर्फ खाना था और भिक्षा मांगना था। इससे अपना वह गुजारा करने लगे। एक जंगल था, जंगल में ही बैठे रहते थे। शहर में भीख मांगते थे, भजिया वगैरह जो भी इच्छा होता था लाते थे, मिठाइयाँ खाते थे। तब तक उसके बाद से वह मजे से रहने लगे। दूसरा दृश्य नाटक का जब आरंभ हुआ तो उसमें एक राज दरबार सजा हुआ है। राजा बैठे हुए हैं अपने जगह पर और मंत्री सहित उस राज्य के, उस नगर के जो भी शिरोमणि व्यक्तित्व के धारक हैं, शिरोमणि लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो सभी बैठे हुए हैं, मंत्रीगण हैं। वहाँ पे एक याचक आता है और याचक दुहाई हो सरकार, दुहाई हो, न्याय हो का वह अपना वक्तव्य देते हुए प्रवेश करता है सिपाहियों के द्वारा। जब वो आता है याचक, तब राजा के पूछने पर उन्हें बताते हैं वो याचक कि उनकी बकरी मर गई है, बकरी मर गई है। एक उनके पड़ोसी हैं कल्लू, उनका दीवार गिर गया, दीवार गिरने से दब गई और मर गई। इस बात पर कल्लू को बुलाते हैं राजा और कहते हैं कि बकरी कैसे मर गई, तुम्हारा दीवार कैसे गिरा। उन्होंने कहा कि दीवार तो जो मिस्त्री है, कारीगर है, उसने बनाई थी, उसने ही सही नहीं बनाई इसलिए गिर गया। फिर राजा ने कहा कि तब तो कारीगर दोषी है, कारीगर को बुलाओ। कारीगर को बुलाया गया। कारीगर कहा कि भिस्ती जो है, भिस्ती ने पानी ज़्यादा मिला दिया, मटेरियल इसमें जो डाला गया वह खराब था। फिर बुलाया गया उनके संतरी को जिन्होंने मटेरियल दिया था। मटेरियल देने के वजह से उन्हें जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि भिस्ती ने पानी ज़्यादा मिला दिया। भिस्ती ने कहा, जब उसे बुलाया गया तो भिस्ती ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। वह तो जो भिस्ती बनाने वाला जो बैग बनाए थे भेड़ का, वह चमड़ा ही बड़ा दे दिया तो मैं क्या करूं। अब भेड़ चराने वाले को पकड़ा जाता है। इस तरह से करके दूसरे दृश्य तक प्रथम भाग में हम लोगों ने पढ़ा और राजा अब उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसके वजह से बकरी मरी है। क्योंकि बकरी की मृत्यु हुई है तो निसंदेह न्याय तभी होगा जब मारने वाले की भी मृत्यु हो जाए। अतः सिपाहियों सहित राजा अपनी निगाह से देखना चाहते हैं उस अपराधी को जो बकरी के हत्या का, बकरी के मौत का कारण है। आइए छात्रों, अब दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं। राजा ने कहा, अच्छा तो उस चूने वाले को बुलाओ। चूने वाले जो जिसने दीवार की गथनी की थी, चूना दिया था। पहले चूना से ही सुर्खी चूना होता था, सुर्खी और चूना सुर्खी होता था, राख की छाई वगैरह
और चूना दोनों को मिक्स करके उसको सीमेंट के जगह पर, आज तो सीमेंट लगाया जाता है, सीमेंट की जगह पर 2 ईंटों के बीच रखकर और उसे गथनी किया जाता था। उस चूने वाले को बुलाया गया। उसने कहा, महाराज, भिस्ती ने चूने में ज्यादा पानी डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा ने कहा, तो भिस्ती को बुलाओ। भिस्ती लाया जाता है और भिस्ती ने कहा, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसी से मशक इतनी बड़ी बना दी, कशिश से मशक, कशिश से मशक बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। कशिश अर्थात वो मशक जो भिस्ती पानी भर के जिस चमड़े में लेके आते हैं वह उसे मशक कहा जाता है, और मशक बड़ा बन जाने के वजह से उसमें पानी ज्यादा आटा। राजा ने कहा, अच्छा, कसाई को ले आओ। कसाई ने बनाया था, कसाई को ले आओ। सिपाही भिस्ती को निकालकर कसाई को ले आते हैं। राजा, क्यों रे कसाई? यह कसाई है। राजा ने पूछा उससे, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी बड़ी मशक क्यों बनाई? कसाई ने कहा, महाराज, गरेरिये ने टेक की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। उसने कहा, हुजूर, गरेरिये ने भेड़ ही मुझे बड़ा दे दिया। अब बड़ी भेड़ मिली तो मैं उसके चमड़ा को कहाँ काट के फेंकूं? तनिक सोचिए कि एक दीवार गिरी है और दीवार गिरने से एक बकरी की हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, या उसे हम विडंबना ही कह सकते हैं। परंतु ये यहाँ पे जो भी महाराज के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं और महाराज को ऐसा लग रहा है कि बात सही है, इनकी गलती नहीं है, वह अगले को बुला लेते हैं। अर्थात मृत्यु का, अगर एक बकरी की हत्या हो गई है या मृत्यु हो गई है तो उसके लिए एक आदमी की जान जानी चाहिए, क्योंकि हत्या हुई है भाई, और उसमें मृत्यु दंड मिलेगा ही मिलेगा। यह नियम था राजा का। मृत्यु दंड के लिए उस अपराधी को वो तलाश रहे हैं। तलाशने के अंतर्गत उन्होंने उनके सामने इतनी बातें हुई है और वह किस तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं और न्याय कर रहे हैं, यह देखिए अभी आगे। कसाई की बातों को सुनने के बाद से राजा ने कहा, अच्छा, कसाई को निकालो, गरेरिये को लाओ। अब कसाई चला गया, गरेरिया आया तो गरेरिया ने कहा कि महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी। उसकी भीड़ भाड़ में मैंने छोटी बड़ी का ख्याल नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है। भेड़ बड़ी ही निकाल के दे दिए। चूंकि सवारी आ रही थी, कोतवाल साहब के भीड़ भाड़ थी, अब उनको भेड़ चाहिए था बनाने के लिए, तो भेड़ चाहिए था और मुझसे वो बड़ी वाली भेड़ निकल गई। मेरा गलती नहीं है, वो तो अगर नहीं आता कोतवाल साहब की सवारी तो मैं नहीं हड़बड़ी में देता। राजा ने कहा, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। कोतवाल को मतलब अब किसी की गलती नहीं, कोतवाल की ही गलती है, फांसी दो उसको। सिपाही ने कहा, महाराज, गुस्ताखी माफ हो, फांसी का फंदा बड़ा है और कोतवाल जी दुबले पतले हैं। अब ये नया प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गई कि कोतवाल जी तो दुबले पतले हैं और फांसी का फंदा मोटा है, इनके गर्दन में आ ही नहीं रहा।
अब इनको कैसे फांसी दी जाए। तो राजा जी ने क्या कहा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। राजा जी ने कहा तो फिर इसमें सोचना क्या है, किसी मोटे ताजे आदमी को पकड़ कर लाओ जिसकी गर्दन में फांसी का फंदा आ जाए। मतलब अब जिसके गर्दन में फांसी का फंदा आएगा उसी को फांसी लगेगी और वही अपराधी माना जाएगा। तनिक सोचिए, यह अंधेरी नगरी चौपट राजा। छात्रों, यह व्यंग्य क्यों किया गया है, कैसे किया गया है लेखक द्वारा और क्यों हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे समाज में निहित कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए सजा किसी और को मिलता है। जो निरपराधी होता है उसको सजा मिलता है और अपराधी धड़ल्ले से अपना चूंकि उसकी गर्दन पतली हो जाती है, फांसी का फंदा उसमें लगता नहीं। अब राजा जी का आदेश हो जाता है कि फांसी का फंदा जिस गर्दन में लग जाता हो उसे ही फांसी दो। इसी पर कुठाराघात है हमारे समाज के विधि व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले कार्यकलापों के ऊपर एक व्यंग और उस व्यंग्यात्मक तरीके से कुठाराघात कि आखिर ऐसा क्यों, न्याय क्या ये सही है। अब तीसरा दृश्य शुरू हो रहा है छात्रों। तीसरे दृश्य में स्थान है जंगल में गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास तो निश्चिंत था एकदम, बढ़िया पकवान मेवे मिष्ठान उसे मिलते थे, वो भी सस्ते दाम में, टके से खा खा के खूब मोटा गबरू हो गया था। गोवर्धन दास अपने आप से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखिए छात्रों, यहाँ पर भी एक बात है कि अपने से बड़ों और गुरुजन या परिजन की बातों को हमें एक बार ही उसके नकार नहीं देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और विचार करके अगर मानने योग्य लगता है तो जरूर मानना चाहिए और नहीं मानने योग्य लगता है तो उनके साथ विचार वैचारिकता के आधार पर उनसे कहना चाहिए कि मेरे विचार में तो यह मानने योग्य है। हो सकता है कि आप सही हो सकता है कि कहीं आपकी सोच में, आपके विचार में कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई हो, तो उसको वो कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर गलतियाँ हो रही है तुमसे। क्योंकि छात्रों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने विचारों को जब तक व्यक्त नहीं करते हैं तब तक हमारे विचार किसी के सामने प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं। जब तक हमारे मन में उठ रहे हैं वो तो कोई देख नहीं रहा है। जिसे हम अपने मुखमंडल से प्रकाशित करते हैं, ध्वनि प्रदान करते हैं, वही सामने आता है। अतः गुरुजन या परिजन द्वारा कहे गए बातों को, कथन को कभी भी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जरूर कुछ न कुछ बात होती है। आइए देखते हैं क्या बात होती है। गोवर्धन दास निश्चिंत था, बोला कि गुरुजी बेकार मुझे यहाँ रहने से मना कर रहे थे। वो गुरुजी को ही कह रहा है कि उनको नहीं समझ में आता है, बेकार ही मुझे मना कर रहे थे रहने के लिए। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या है, अपने तो मिल जाना है भरपेट भोजन। तभी दो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। अभी ये सोच ही रहे हैं महोदय और अपने आप को ही बुद्धिमान सिद्ध कर रहे हैं, तब तक इनके बेवकूफ़ी का एक सबसे बड़ा पिटारा खुला और दो सिपाही तुरंत पहुंचे उनके पास। पहला सिपाही बोला, चल बे चल, मिठाई खा खा कर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं, यह आफत कहां से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? गोवर्धन दास को तो दिन में ही चांद दिखाई दे दिया, तारे दिखाई देने लगे और वह बेचारा चक्कर खाकर गिरा नहीं, वही बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि वह कुछ किया नहीं, जंगल में बैठ के आराम से मिठाइयाँ उड़ा रहा था। वो भी मिठाइयाँ अपने से मोल के लेके आया था, खरीद के लेके आया था।
फिर भी सिपाही उसे पकड़ रहे थे। अब वो सोच में पड़ गया कि भाई मेरी गलती क्या है, मैंने तो कुछ किया नहीं। घबरा गया था गोवर्धन दास। फिर दूसरा सिपाही बोला, आप बड़े मोटे हैं इसीलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास बोला, मोटा होने से फांसी, यह कहां का न्याय है? अरे फकीरों से मजाक नहीं किया जाता, हम लोग फकीर हैं, संत हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ यायावर की जिंदगी जीते हैं, हमारा न घर दुआर न कोई ठिकाना। ऐसा मजाक मत करो, हमको फांसी क्यों, हम मोटे हो गए तो फांसी दी जाएगी, कोई मतलब है? मतलब है, वो मोटे हैं और उन्हीं के गर्दन में फंदा फंस सकता है तो उन्हें ही फांसी दी जाएगी। ये तो राजा जी का ऑर्डर था। चौपट राजा रहेंगे तो यही हाल होगा। गोवर्धन पहला सिपाही फिर बात बोला अपना कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने गए तब फांसी का फंदा बड़ा निकला। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि उसके बजाय किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो। बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। न्याय कैसे होगा भाई? किसी न किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि बकरी मरी है। अब उस आदमी, जो आदमी गुनाह किया था, फाइनली जिसके ऊपर पूरा अपराध साबित हो गया और राजा जी ने आदेश भी दे दिया कि इन्हें फांसी दे दो, लेकिन अब उसके गर्दन में अट नहीं रहा है तो फांसी किसी न किसी को तो देनी ही है। अब गर्दन नहीं अट रहा है तो उस फंदे के हिसाब का गर्दन ढूंढा गया। गर्दन आप ही का है, चलिए। मोटे होने से नुकसान हो गया। गोवर्धन दास बोला, दुहाई परमेश्वर की, मैं तो बिना किसी अपराध के मारा जा रहा हूं। अरे यहां बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी महाराज का कहना मैंने न माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हैं? मेरे प्राण बचाइए। अरे मैं बेगुनाह मारा जा रहा हूं। गुरुजी, गुरुजी, वह चिल्लाने लगा क्योंकि अब उसे यह महसूस हो रहा था, ये चंद मिनटों पहले वो सोच रहा था कि गुरुजी बेकार का मुझे मना कर रहे थे इस राज्य में, नगर में रहने के लिए, और चंद मिनट के ही बाद ये कहने लगा कि गुरुजी ये तो सचमुच अंधेर नगरी है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं। इतना रिस्क लेके बेचारे रह रहे थे गोवर्धन दास, और आज तो उनकी इति श्री रेवाखंड अंतिम अध्याय समाप्त होने वाली थी, उनकी इह लीला ही समाप्त हो जाने वाली थी। अब उन्हें ध्यान आ रहा है अपने गुरुजी का, चूंकि गुरुजी कहे थे कि जब भी कभी बच्चा संकट आए तो मुझे याद करना। वो करने लगे, मरता क्या नहीं करता। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरा सिपाही जब चिल्लाता है गोवर्धन दास तो सिपाही, दूसरा सिपाही बोलता है, अबे चुप चुप रहा, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी समय है, राम का नाम ले, क्यों बेकार शोर करता है? और तब सिपाही गोवर्धन दास को घसीटते हुए राजा के पास ले जा रहे हैं, घसीटते हुए गोवर्धन दास को। आज सारा खाया पिया निकल जाएगा गोवर्धन दास जी का। गोवर्धन दास जी, देखिए छात्रों, नाम से कुछ नहीं होता है। नाम पर कई लोगों को हंसी आती है। एक छोटा सा चुटकुला है। एक व्यक्ति थे ठनाठन दास। ठनाठन दास
गांव में रहते थे। अब कोई पूछता था, काजी ठनाठन काका क्या हाल है? कोई बोलता था, ठनाठन भैया कैसे हैं आप? जो जैसा था, बबुआ ठनाठन कैसे हो? इस तरह से करके जो जैसे था गांव में, कोई चाचा भैया दादा, उस तरह से सभी लोग बातें करते थे। लेकिन ये ठनाठन सुन के उनका माथा टनाटन करने लगता था, माथा उनका ठनक जाता था और कोसने लगते थे अपने माता पिता को कि ओह, नाम नहीं जुड़ा, नाम नहीं मिला, ऐसा नाम रख दिया ठनाठन, ये कोई नाम है? सुन के ही चिढ़ाती है। और एक दिन अंततः वह अपने उस गांव से निराश होकर के, अपने नाम से निराश होकर के, अपने उस जिंदगी से निराश होकर के उन्होंने सोचा कि मैं गांव ही बदल लेता हूं और एक नाम बदल लेता हूं। वह निकले नाम बदलने के लिए, सोचे कि दूसरे गांव में जाकर बस जाएंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ खाएंगे, अकेले तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम बदल लेंगे तो फिर अपना अच्छा काम करेंगे। अब वो ठनाठन दास जी अपना नाम बदलने के लिए रास्ते में निकले। कुछ ही दूर अपने गांव को छोड़ करके तड़के सुबह निकल गए। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे, तब तक उधर से एक मैयत आ रहा था। मैयत अर्थात एक आदमी मृत्यु को प्राप्त कर गए थे और उनके घर वाले, उनके परिवारजन और परिजन, गांव वाले भी उनके लेकर के उन्हें श्मशान घाट के लिए लेके जा रहे थे। उस शव यात्रा के अंतर्गत बहुत से लोग थे। उसमें से ठनाठन दास अपना एक अच्छा नाम खोजना चाह रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन गुजर गया है? अक्सर ही लोग पूछ दिया करते हैं जिन्हें नहीं पता होता। तो लोगों ने कहा कि वो अमरनाथ जी थे, मर गए। बोले अमरनाथ जी थे, अब मर गए? नाम अमरनाथ, अब मर गए? बोले अरे भाई, तो नाम से क्या होता है? जो भी इस धरा पर अवतरित हुआ है, जन्म लिया है, उसे तो मरना ही है, चाहे उसका नाम अमरनाथ ही क्यों ना हो। बोले हाँ, बात तो सही है, तो नाम से थोड़ी ना कुछ होता है। फिर आगे बढ़े, बोले ये अमरनाथ अमरनाथ अमरनाथ, लेकिन ये नाम रखने से फायदा क्या है? ये आदमी मर ही जाता है, तो अमर रख के फायदा क्या है? दूसरा कोई नाम देखते हैं। फिर आगे जा रहे थे तो एक आदमी घास गर रहा था, तेजी से घास गर रहा था। उस आदमी से पूछे कि भाई, हेलो भाई साहब, आपका नाम क्या है? मतलब मेरा नाम है धनपत, मेरा नाम धनपत है। उन्होंने कहा कि अरे यार, तुम्हारा नाम है धनपत और घास कर रहे हो? बोला कि भैंसिया मेरे द्वार पर है तो तुम घर के दोगे, गैया हमारी है तो कौन घर के देगा? हम ही को ना करना पड़ेगा। अब नाम से क्या हुआ? नाम तो मम्मी माँ पिताजी रख दिए हैं लोग। नाम धनपत है तो इसका मतलब ये कहाँ हुआ कि हम घास नगर हैं? बात तो सही है आपका, नाम से कुछ नहीं होता। आगे सोचते सोचते बेचारा ठनाठन दास चलते गया और बोला कि अरे ये धनपत तो अच्छा नाम है, लेकिन नाम से तो कुछ होता नहीं है, फिर नाम रखे क्यों? तो घास गर रहा था, नाम था धनपत। फिर आगे गए तो देखे कि एक लड़की है, वो गोबर बटोर करके और चिपरी बना करके लोई और पाथ रही है दीवार पर। बोले कि तनिक इसका भी नाम पूछ लेते हैं। बोले बबनी, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम लक्ष्मीनिया है भैया। लक्ष्मीनिया नाम है, गोबर पाथ रही है। बोले तो कौन पाथेगा मेरा गोबर? गोबर है मेरे पास तो हम ही को पाथना पड़ेगा, नहीं पाथेंगे तो खाना कैसे बनेगा? खाना लोग खाएंगे कैसे? ये तो काम करना पड़ेगा ना, अपने घर का है तो। ये बात बोलने के बाद से ठनाठन दास कुछ दूर तक आगे गए, पुनः लौटने लगे और विचार करने लगे कि आखिर क्यों हम अपना नाम बदलें? नाम से तो कुछ नहीं होता है, काम से होता है। अब
वहां से जब अपने गांव वापस लौटे तो उनसे लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ थे आप ठनाठन दास, आपको पूरे सुबह से हम लोग तड़के से सुबह से खोज रहे हैं, आप मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाम खोजने गया था और मिल गया। बोले कौन सा नाम, क्या मिला, क्या कैसे खोजे? तब उन्होंने कहा कि अमरनाथ जी मर गए तब धनपत काटत घास, अमरनाथ जी मर गए तब धनपत काटत घास, आ जब लक्ष्मीनिया गोबर बिटोरे भले ठनाठन दास। अमरनाथ जी मर गए तब धनपत काटत घास, जब लक्ष्मीनिया गोबर बटोरे भले ठनाठन दास। मेरा जो नाम है वह ठीक है, नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है, यह पता चल गया। अब राजा का नाम चाहे जो भी हो, उनके काम ही उनको यह बतलाते हैं कि वह राजा न्यायप्रिय है या अराजकता का खुद स्वयं शिकार है। अब यहां चौथे दृश्य में जब पहुंचते हैं तो वहां पर पहला सिपाही लेके गया है महाराज के दरबार में गोवर्धन दास को, और ले जाकर के कहता है कि महाराज हम इस मोटे ताजे आदमी को पकड़ लाए हैं। गोवर्धन दास जी बोलते हैं रोते हुए, हाय मैंने गुरु जी का कहना न माना, उसी का यह फल है, गुरु जी होते तो बचा लेते। बार बार उन्हें गुरु जी की याद आ रही थी क्योंकि गुरु जी ने उन्हें मना किया था। अचानक गुरु जी प्रकट होते हैं और गुरु जी को वो बार बार याद कर रहा था। संकट की घड़ी थी, विकट परिस्थिति थी, अपने अंतर ध्यान से गुरु जी समझ गए कि मेरे शिष्य को मेरी आवश्यकता है। और आते ही महंत जी ने कहा, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास ने हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरु जी मुझे बचाइए। महंत जी ने कहा कि कोई चिंता नहीं, ईश्वर दयालु है। और राजा से कहा महंत जी ने, महाराज मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दीजिए। राजा से गुरुजी ने एक आज्ञा मांगी और राजा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बेशक उपदेश दीजिए। गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं, तब गोवर्धन दास बोलता है कान में सुनने के बाद, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत ने कहा, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको फांसी चढ़ने दो। गोवर्धन दास बोला, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपकी गति अगति से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा। अब राजा का दिमाग घूम गया, मंत्रियों का दिमाग घूम गया, कह रहे भाई अभी तो ये रो रहा था गोवर्धन दास की फांसी पर मैं नहीं चढ़ूंगा, मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। वास्तव में उसने कुछ नहीं किया था, उसे तो पता ही नहीं था कि किसकी बकरी कहां मरी, लेकिन अब यह कह रहा है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, फिर इनके गुरुजी कह रहे हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा, ये क्या मामला। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। राजा, मंत्री और सिपाही चकित होते हैं। आश्चर्य वाली बात ही है भाई। फिर राजा कहते हैं, यह क्या गोलमाल है बाबा जी, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत ने कहा, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। जो भी अभी इस समय में जो भी मरेगा वो सीधा स्वर्ग को प्राप्त करेगा, स्वर्ग जाएगा। मंत्री ने कहा, तब तो मैं फांसी चढ़ूंगा। राजा के साथ रहते रहते संगति का प्रभाव मंत्री, कोतवाल, संतरी सबके ऊपर पड़ा हुआ था। मंत्री ने अब स्वर्ग
की अभिलाषा, लालसा लिए हुए बेचारा वो भी बोल पड़ा कि तब तो मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धन दास जी ने कहा कि नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल बोलता है हम लटकेंगे, हमारी वजह से तो दीवार गिरी। अब कोतवाल भी, सभी लोग आपस में अब झगड़ा करने लगे कि भाई नहीं, मैं फांसी, स्वर्ग मिलेगा भाई, स्वर्ग अच्छी जगह होती है। अपने वर्तमान को छोड़ करके भविष्य की चिंता करना भी प्राय इसी प्रकार की बातें होती हैं छात्रों। इस कहानी के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से बहुत कुछ कहा गया है लेखक की तरफ से। जितनी ही गहराई से हम सोचते जाएंगे उतनी ही बातें मिलेंगी इसमें। कोतवाल ने कहा कि हम लटकेंगे, हमारी वजह से तो दीवार गिरी। राजा ने कहा चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, वो भी जल्दी जल्दी। अब राजा को ही फांसी चढ़ाने के लिए सिपाही राजा को फांसी पर लटका देते हैं। वह मूर्ख राजा, उसे यह नहीं पता कि फांसी चढ़ने के बाद स्वर्ग प्राप्ति होगी या नहीं होगी। ये महंत जी अपने शिष्य को बचाने के लिए बोल रहे हैं या खुद फांसी पर चढ़ना चाहते हैं, तो निसंदेह वह राजा महामूर्ख थे ही। वह भाई एक बकरी मरी है तो एक आदमी को मरना पड़ेगा, अब वो जिसके गले में फांसी का फंदा लगेगा उसी को मरना पड़ेगा। यह न्यायप्रियता नहीं हो सकता। और यह जो नाटक है यह हम अपने देश में देखने को मिला है। भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो वक्त बताएगा, परंतु अभी की जो स्थितियां चल रही हैं हमारे भारत की न्यायप्रियता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि समुचित ढंग से, एक सुव्यवस्थित तरीके से भारत निर्माण की ओर अग्रसर है और चल रहा है। निसंदेह अगर इस तरह से चलता रहा तो भारत एक दिन विश्व पटल पर एक उन्नत देश बनकर उभरेगा, और उभरना भी चाहिए क्योंकि भारत विश्व गुरु कहलाता है। गुरु जी के ही तरह पर्दा और क्या होता है, उसके बाद नाटक समाप्त हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। छात्रों, बिना विचारे जो करे तो से पीछे पछताए, अर्थात जो भी बिना विचारे कोई कार्य करता है तो बाद में उसे पछताना पड़ता है। यह कहावत सिद्ध होता है गोवर्धन दास जी के साथ, जबकि राजा के साथ यह कहावत सिद्ध होता है कि अगर मूर्ख राजा हो तो उस राज्य का भला हो नहीं सकता, अगर प्रजा मूर्ख हो तो भी उस राज्य का भला नहीं हो सकता। अर्थात बुद्धिमत्ता क्षमता पर दोनों को ही अपने बुद्धिमत्ता क्षमता को विकसित करके ही अपने देश का निर्माण करने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और इस तरह से इस पाठ का समापन होता है। छात्रों, आशा करते हैं आप लोगों को यह पाठ बेहद अच्छा लगा होगा। व्यंग्यात्मक पाठ भी है, व्यंग सुन करके अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।